वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे नाटो के बारे में। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें मेंस की, तो आपको जो है वो लास्ट में जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 18 क्वेश्चंस हमने जो है वो इंक्लूड किए हैं। एंड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जो है वो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, एंड जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करें ये टॉपिक के रिगार्डिंग, टॉपिक को जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें अगर हम रिसेंट में बात करें तो दो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं। पहले अगर हम बात करते हो फिनलैंड की, और फिनलैंड ने क्यों ऐड जो है वो इसको ज्वाइन किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड आता है स्वीडन। तो अभी टोटल जो है वो 32 मेंबर्स जो है वो नाटो में हो गए हैं। तो उसको जो है वो हम पूरा कवर करेंगे कि क्यों जो है वो फिनलैंड ने ज्वाइन किया, और रशिया से किस तरह से जो है वो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो लिंक करता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस न्यू इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फॉर्म है इसकी? फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1949 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। और एक ऑर्गेनाइजेशन और बन रखी है 1949 में, दैट इज़ कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ है ये भी जो है वो आपका कब बनी है? 1949 में। इसको भी जो है वो हम लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये कि अभी टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गया इसमें? 32। अब जब भी हम मेंस में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आपको क्वेश्चन आता है मेंस में कि राइट अ नोट ऑन नाटो, तो उसमें आपने सबसे पहले बता दिया कि नाटो जो है वो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1949 में बनी है विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू प्रमोट, या फिर आप बता सकते हैं कि ये जो है वो एक सिक्योरिटी अलाइंस है, ठीक है, जिसमें जो है आपके 32 मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। आप ये बता सकते हैं। देन उसके बाद आप विज़न बता सकते हैं कि विज़न क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह से आप लिखकर, अलग से लिखकर आपको बताना है विज़न या ऑब्जेक्टिव, या इसमें बता सकते हैं कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है, और पीस प्रमोट करना जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव या विज़न है। इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसको अगर आप क्लियरली अलग से बताते हो तो इससे क्या है कि हमें ना एक्स्ट्रा से नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ईजिली होगा एग्जामिनर को ये समझना कि विज़न और ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमेशा जब भी विज़न और ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं तो कोशिश करो कि कम वर्ड्स में जो है वो हमें उसको बताना है। जितने कम वर्ड्स में हम विज़न या ऑब्जेक्टिव लिखेंगे उतना जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो। तो ये हमें याद रखना है, जो वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी उसका ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में ये कहा गया कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो दैट मीन्स सभी मेंबर्स पर अटैक हो रहा है। तो ये जो है वो एक आर्टिकल है जिसके, जो कि कलेक्टिव डिफेंस का जो प्रिंसिपल है उसको प्रमोट करता है। तो ये क्या बताता है? कलेक्टिव डिफेंस। तो जब भी अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं तो उस केस में हम कलेक्टिव डिफेंस को बताते हैं। तो हम यहाँ पर आर्टिकल 5 को साथ में लिंक कर सकते हैं वॉशिंगटन ट्रीटी के। तो हमें जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे। एक जो है वो हमने जो भी पॉइंट लिखा होगा उसको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल जाएगी विद एग्जाम्पल। देन हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि नाटो के फंक्शंस क्या क्या है, नाटो किस तरह से काम करता है, या फिर जो इसके मेन फंक्शंस है पॉलिटिकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, या फिर अगर हम बात करें किस तरह से जो है वो नाटो का रोल अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पर। तो नाटो क्या करता है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी प्रमोट करता है। जितने भी 32 नेशंस हैं ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें लाइक यूएसए एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल बन सकता है कि ये जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। और साथ में ये जो इनका प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस के साथ, वो कॉपरेटिव भी है साथ में। यानी कि कलेक्टिव और कॉपरेटिव दोनों आते हैं। डिफेंस के साथ साथ में क्या करते हैं, ये जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करते हैं कलेक्टिवली मिलकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बता सकते हैं, जिससे इनका मेन टारगेट ये रहता है पॉलिटिकल लेवल पर कि बातचीत से, यानी कि डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू जो है वो जितने भी जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट वॉर वगैरह ना हो। मिलिट्री की अगर हम बात करें तो नाटो का जो मेन टारगेट है वो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ है, कि जितने भी जो डिस्प्यूट्स है उसको पीसफुली एड्रेस किया जाए। सबसे पहले वॉर जो है वो एक अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वॉर का मतलब विक्ट्री नहीं होता फाइनली। वॉर का मतलब कहीं ना कहीं क्राइसिस ही होते हैं फाइनली। इससे जो है वो जो कॉमन पीपल होते हैं उन पर जो है वो बहुत जो है वो इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये कहा है कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल एफर्ट्स फेल हो जाते हैं,
उसके बाद जो है वो मिलिट्री पावर जो है एक ऑप्शन रहती है जितने भी क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए। और यहाँ पर जब मिलिट्री पावर की हम बात करें तो वो कॉमन इश्यूज़ हो गए लाइक टेररिज्म हो गया, या फिर न्यूज़ जो साइबर थ्रेट्स चल रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो इश्यूज़ रहते हैं वहाँ पर हम बता सकते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल जो है वो इनफ, अभी डिप्लोमेटिक लेवल से जो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नाटो का रोल अभी प्रेजेंट टाइम में, तो सबसे पहला तो आता है डिफेंस की तरफ कि नाटो का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ वॉर के टाइम पे ही नहीं है। देखो नाटो को बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, लेकिन कोल्ड वॉर का इरा खत्म हो चुका है। तो अभी नाटो ने जो वो अपने रोल को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो अब नाटो ये कहता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमारा रोल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है, मतलब वॉर तक ही नहीं है। अब कोई लाइक फॉर एग्जांपल कि अब अगर मान लीजिए वॉर नहीं हो रही है लेकिन फिर भी साइबर थ्रेट्स या रीजनल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में भी नाटो जो है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आता है डिफेंस का और पीस का दो इंपॉर्टेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई नाटो मेंबर है और वो क्राइसिस फेस कर रहा है तो वहाँ पर उस टाइम पे नाटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस अपने मेंबर को सपोर्ट करे। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का यहाँ पर जो है वो इसको पूरा प्रिंसिपल लिंक होता है कि पहले हमने बात की थी कलेक्टिव डिफेंस की, लेकिन हम बात करें हम कलेक्टिव जो है वो सिक्योरिटी की, जिसमें हम लाइक टेररिज्म हो गया सच एस, ठीक है, ये एक इशू टेररिज्म का हो गया और दूसरा साइबर थ्रेट्स, ये दो पॉइंट्स को हम बता सकते हैं। यानी कि नाटो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव डिफेंस के साथ जो है वो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के कंसेप्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। उसका रिसेंट अगर हम बात करें तो नाटो को जो है वो एक्सपैंड किया गया है, तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो भी यूरोप में हो रही थी, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें नाटो का जो है एक्सपेंशन हो रखा है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन ने जो है वो रिसेंटली जो है ज्वाइन किया है। एक्सपेंशन का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जितने भी सोवियत यूनियन यानी कि जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद जो नेशंस बने, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि उनको जो है वो नाटो में इंक्लूड किया जाए, इनडायरेक्टली ये टारगेट है। देन उसके बाद की पॉइंट जो हमें याद रखने हैं वो ये कि नाटो जो है एक मिलिट्री अलाइंस है, पॉलिटिकल यूनियन नहीं है। ये की पॉइंट है सबसे पहला। डेमोक्रेटिक इन नेचर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट कर रही है कंट्रीज नो डाउट, बट लेकिन पॉलिटिकल यूनियन नहीं है। देन उसके बाद दूसरा हमें एक पॉइंट याद रखना है कि इनका टारगेट है कलेक्टिव डिफेंस, जिसके रिगार्डिंग हमने एक आर्टिकल पढ़ा, दैट इज आर्टिकल 5। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है इट हैज़ इवोल्व ओवर द टाइम टू एड्रेस न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस। मतलब नाटो का वही है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो दैट नॉट मीन्स कि वॉर अभी वॉर से रिलेटेड है। अभी इन्होंने कहा कि जो न्यू चैलेंजेस है लाइक थ्रेड्स, या अगर हम बात करें थ्रेड्स में साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स हो गया या फिर टेररिज्म हो गया, अर्बन नक्सलिज्म या टेररिज्म, इस तरह की कंसेप्ट है, वो उन सभी को एड्रेस करना जो है उनका टारगेट रहेगा। देन एक पॉइंट यहाँ पर और आता है जो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में अपने, कि नाटो जो है वो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करता है नॉर्थ अटलांटिक रीजन में। अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें तो ये एस शेप में जो अटलांटिक ओशन है, और मेनली जो आपका नॉर्थ अटलांटिक है वहाँ पर जो है वो मेंटेन करना है इसका मेन टारगेट, पीस और सिक्योरिटी को। इसको हम पूरा मैप बेस्ड भी कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, शुड इंडिया ज्वाइन नाटो, क्या इंडिया को जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहिए, तो इसमें जो है वो आर्गूमेंट फेवर में और अगेंस्ट दोनों हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहला यही है कि नाटो को जब बना था 1949 में, तो उसके बाद कोल्ड वॉर भी हमने देखी, कोल्ड वॉर थी, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो भारत ने नाम पॉलिसी को जो फॉलो किया था, यानी कि न्यूट्रल, भारत ने एक न्यूट्रल जो है वो पाथ को फॉलो किया था। यहाँ पर ये पहला पॉइंट समझो ध्यान से। तो अब कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो चुकी है, तो दैट मीन्स भारत जो है वो सोच सकता है कि वो नाटो को ज्वाइन करे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि चाइना और रशिया के से जो है वो हमारी नाटो मेंबर्स की अलॉट ऑफ टेंशन चलती है, लेकिन फिर भी जो है वो कंसल्टेशन जो है वो रेगुलर नाटो करता रहता है चाइना और रशिया के साथ। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद कोल्ड वॉर टाइम तो ख़त्म हो चुका है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और देन उसके बाद यहाँ पर एक आता है कि नाम जिस तरह से हम पहले नॉन अलाइन चले तो अब जो है वो नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट उस तरह से है, लाइक हमें प्रॉफिट हो सकता है नाटो से, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं। उसके बाद नाटो के कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक नाटो जो है वो साइबर थ्रेट्स के ऊपर काम कर रहा है, नाटो जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा है, तो ये कॉमन जो है वो इंडिया भी काम कर रहा है, तो इंडिया नाटो के साथ मिलकर काम कर सकता है, या फिर इंडिया जो है नाटो को ज्वाइन भी कर सकता है। जैसे 26/11 का अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हो गया, या फिर पुलवामा इशू हो गया, या उरी अटैक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं कि 26/11 का मुंबई अटैक हो गया। ये सारे इशू से ये क्लियर होता है कि हम जो है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन और जो है वो कर सकते हैं टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, लाइक टेररिज्म के चैलेंजेस को, अर्बन नक्सलिज्म को, या फिर जो आप मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही है, या फिर क्रॉस बॉर्डर जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ देखी जा रही है, उन सबको एड्रेस करने के लिए जो हम नाटो की हेल्प ले सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मेंबर्स ऑफ नाटो आर वेल एस्टेब्लिश पार्टनर्स ऑलरेडी, लाइक यूएसए,
अगर हम बात करते हैं यूएस के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस है, डिफेंस ट्रीटीज हम साइन कर रहे हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि हमारे ऑलरेडी जो है वो बायलेटरल और मिनी लेटरल जो है वो फॉर्मेट, मिनी लेटरल ट्रीटर्स जो आपके हमारे यहाँ पे ट्रीटीज़ या डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो है वो यहाँ पर हमारे हो रखे हैं। ट्रीटीज़ मॉडर्न टर्म में हम नहीं फॉलो करते, ट्रीटीज़ हम वॉर केस में ज़्यादा फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम एग्रीमेंट कहते हैं जो कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। कलेक्टिव जो एंगेजमेंट है नाटो के साथ वो कोई प्रॉब्लमेटिक, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर भी आता है टू काउंटर चाइना, कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो उस केस में लाइक चाइना जिस तरह से इंडियन ओशन में जो है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, तो नाटो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है। जो अग्रेसिव नेचर चाइना फॉलो कर रहा है तो उसको टारगेट करने के लिए जो है वो नाटो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है। देन उसके बाद जो नाटो की मेंबरशिप है अगर भारत को मिलती है तो फाइनली ये है कि जो चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसको एड्रेस करने में जो है वो वेस्टर्न पावर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, प्लस साथ में ईस्ट और वेस्ट के बीच में बैलेंस भी बना रहेगा। अब आर्गूमेंट अगेंस्ट की अगर हम बात करें कि क्या क्या जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो भारत को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो सबसे पहला तो यहाँ पर पॉइंट आता है फ्री फियर ऑफ एंटागोनाइजिंग रशिया। मतलब क्या है कि रशिया को हम ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। नाटो जो है वो रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज़ भी कर देता है। अभी देखते हैं तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई थी जब यूक्रेन वॉर हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। तो इससे ये पॉइंट क्लियर होता है, इवन लाइक रशिया के साथ ट्रेड कॉमर्स उन्होंने बंद कर दिया था, रशिया का जो यूरोप के बैंकिंग सिस्टम से जो वो बाहर निकाल दिया। लेकिन हम ऐसा ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते रशिया को, क्योंकि रशिया तो हमारा सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त है। 1971 में हमारी दोस्ती हुई थी रशिया के साथ, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते। सेकंड उसके बाद पॉइंट आता है कि इंडिया जो है वो स्टिल रशिया के ऊपर हैविली डिपेंडेंस है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो अगर नाटो को ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट हो गया। तो मतलब तो ये मतलब हो गया कि हमने इक्विपमेंट्स भी रशिया से लिए और अब हम नाटो को ज्वाइन करके रशिया के अगेंस्ट वॉइस रेज कर देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इवन हमारे जो एथिक्स है वो भी हमें ये अलाउ नहीं करेंगे। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने जिससे हथियार लिए उसके अगेंस्ट नहीं चलाएंगे जब वो हमारा दोस्त है। देन उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ग्लोबल वॉर अगर लग जाती है तो इन केस उस केस में भारत को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर क्योंकि प्रिंसिपल तो सिंपल क्लियर है कि एक मेंबर के ऊपर अटैक, आर्टिकल जैसा 5 बोल रहा है, तो आर्टिकल 5 तो यही कह रहा है वाशिंगटन ट्रीटी का कि एक मेंबर के ऊपर अटैक मतलब सभी के ऊपर अटैक, तो सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में भारत जो है वो वॉर में फंस जाएगा और फिर कहीं ना कहीं ये थर्ड वॉर भी बन सकती है, तो ये भी एक कंसर्न है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है वो होता है सॉवरेनिटी का। अभी नाटो के अकॉर्डिंग नाटो का अगर मेंबर भारत बन जाता है तो नाटो के ट्रूप्स भारत टेरिटरी में आ जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी से रिलेटेड कंसर्न हो सकते हैं कि भारत जो है वो फिर नाटो के ट्रूप्स भारत की टेरिटरी में रहेंगे तो काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो रेज हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। फिर उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल प्रिंसिपल है, जो हम ये कंसेप्ट कहते हैं कि हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, तो वो भी एक जो है वो यहाँ पर चैलेंज होता है। तो वो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। भारत ने कहा है कि हम जो है वो किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपने लिए सोचेंगे। लेकिन अगर नाटो में जाते हैं तो फाइनली है कि अगर उस कंट्री पर अटैक तो हमारे ऊपर अटैक एज अ मेंबरशिप आपको जो है वो हेल्प करनी पड़ेगी, एज अ मेंबर आपको हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन तो फिर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी अगेंस्ट हो जाता है, तो हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम नाटो से बिल्कुल कट हो चुके हैं या बिल्कुल हमारा टारगेट है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल जो है वो लाइक बातचीत भी नहीं होगी नाटो के साथ, बिल्कुल नहीं, कोई भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई भी जो है वो एंगेजमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। 2022 में जो है वो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने ये एक्नॉलेज किया था कि इंडिया और नाटो जो है वो इन टच डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसा टेररिज्म हो गया तो नाटो जो है वो नाटो से एडवाइस लेता रहता है भारत नाटो कंट्री से किस तरह से जो है वो टेररिज्म को एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो डायलॉग्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग विद द ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रूसल, मतलब ब्रूसल्स में जो पहला जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग भी हुआ था दिसंबर 2019 में। उसका जैसे सेकेंड राउंड कोविड-19 की वजह से एक्सपैंड हो गया था जो कि न्यू दिल्ली में होना था। उसके बाद इंडिया जो है वो लाइक ऐसा नहीं है कि नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन जो नाटो के मेंबर्स हैं उनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस है। फ्रांस हो गया, आपका यूएसए हो गया, यूके, तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट जो मिलिट्री और ट्रेड एंड कॉमर्स चल रखा है, तो वो पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसको एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है भारत के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये कि भारत को नाटो ज्वाइन करना है या नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो नाटो मेंबर्स के साथ बना सकते हैं, एक ओपन स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो कि ट्रांसपेरेंट हो और एक तरह से सॉवरेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, यानी कि एक दूसरे के लिए जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के
जो डिसीजंस है उन दोनों के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट हो, प्लस नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर ना हो, और कॉमन जो चैलेंजेस है उनके ऊपर इकट्ठे जो है वो अटैक करें, जैसे टेररिज्म हो गया, साइबर थ्रेट्स हो गए, इन सभी पर। तो हम इस तरह से बता सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन एट द एंड हमें ये याद रखना है कि फिनलैंड ने जो है वो 31st मेंबर है, और फिनलैंड ने ज्वाइन किया था नाटो को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि क्यों फिनलैंड ने ज्वाइन किया और किस तरह से वो रशिया से लिंक करता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। देखो फिनलैंड की अगर हम बात करें ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वो हार गया था सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन से हारने के बाद उसे वो एकदम न्यूट्रल हो गया था, मतलब उसको लेना देना कुछ नहीं था किसी से भी नहीं। अपना फिनलैंड अपने जो है वो गवर्नमेंट चल रही थी, और फिनलैंड अपने बारे में सोच रहे थे, अपने लोगों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, तो रशिया का जो प्रेजेंस है यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर फिनलैंड ने क्या देखा अब कि अब वो बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ, तो फाइनली फिनलैंड ने क्या किया, नाटो को ज्वाइन कर लिया कि इनकेस अगर रशिया दोबारा कुछ ऐसा होता है, थर्ड वॉर लगती है और अटैक होता है, तो नाटो जो है वो मेंबर सपोर्ट करेंगे फिनलैंड को। तो इस तरह से जो है वो उसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर एट द एंड ये आपके पास क्वेश्चंस है, टोटल 18 क्वेश्चंस है, आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जितनी हमने यहाँ पर जो है वो आज बात करी है उसके रिगार्डिंग जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिंक करते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।